गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करती हूँ कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। देखो, हम लोगों ने सुनील शास्त्री जी का ईमानदारी की प्रतिमूर्ति ये जो पाठ है उसे हमने सिखाना शुरू किया है, आधा हो गया है। और हमारे जो लेखक हैं सुनील शास्त्री, उन्होंने अपने पिताजी के बारे में एक घटना कही है। उन्होंने बताया है कि जब वो प्रधानमंत्री हो गए थे उनके पिताजी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, और तब उन्हें इम्पाला शेवरलेट गाड़ी दे दी थी सरकारी कामों के लिए। लेकिन उन्होंने, उनके पुत्र जो है यानी कि सुनील शर्मा लेखक, शर्मा ने शास्त्री, तो उन्होंने, लेखक ने क्या किया है, निजी उपयोग किया है उसका। तो उसके पिताजी ने कितनी अच्छी तरह से अपने बेटे को बताया है कि बाबा ये सरकारी गाड़ी जो है वो सरकारी कामों के लिए होती है, अपने खुद के कामों के लिए नहीं। कितने अच्छी तरह से उन्होंने सरलता से समझाया है, ना डांटा है, ना चिल्लाया है, ना गुस्सा किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से, कृति के माध्यम से उन्होंने अपने बेटे को बताया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, अभी देखो, उन्होंने अपने पिताजी के अन्य गुणों पर भी, हम गुणों को भी प्रकाश डाला है। क्या कहते हैं देखते हैं हमारे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ में। पाठ का आगे देखो, पन्ना क्रमांक जो है 70 है, 70 है, उसमें तीसरा पैराग्राफ देखो। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहा हूं, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। यानी कि पिताजी ने जो कुछ हमारे सामने हमें डांटा नहीं है, हमें समझाया है, ये मैं शान के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हमारे आदर्श बन गए हैं। इसे कहते हैं संस्कार। जैसे माता पिता घर में व्यवहार करते हैं, बातचीत करने का उनका तरीका जो होता है, कैसे सही तरह से बोलते हैं, उसका अनुकरण कौन करते हैं, बच्चे करते हैं। और हमारे जो सुनील शास्त्री, उन्होंने कहा है कि देखो, वो हमारे लिए अभी आदर्श बन गए हैं। कौन? उनके पिताजी। सक्रिय राजनीति में आने पर, सरकारी पद पाने के बाद क्या इसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? उसने क्वेश्चन किया है कि हमने पिताजी से सीखा है, अभी वो राजनीति में हो गए, राजनेता बन गए हैं, तो उनके पास भी शायद क्या होगा, सरकारी गाड़ी रहेगी, सरकारी कामों के लिए यहाँ वहाँ जाने के लिए बाइक रहेगा, कुछ भी तो गाड़ी, अच्छी तरह से गाड़ी दी होगी, सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि आज मुझ में वो हिम्मत है कि मैं उसका दुरुपयोग करूँ, मैं अपने खुद के निजी स्वार्थ भावना के लिए मैं उसका उपयोग करूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि मुझ में मेरे पिताजी ने ये संस्कार दिए हैं कि हम जो राजनेता बने हैं लोगों के सेवा करने के लिए। ये जो गाड़ी हमें मिली है, जो सुविधाएं मिली है, वो उस पद के लिए है, उसे हमें खुद के निजी उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये उन्होंने सीखा है, तो वो कहते हैं कि मैं अभी ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे आदर्श सिखाए हैं। आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। अभी उसके बेटे उससे कहते हैं कि आप हमें साइकिल पर क्यों भेजते हैं, आप तो राजनेता है, आपके पास गाड़ी है, तो आपको हमें गाड़ी से स्कूल में पहुंचाना चाहिए ना। कभी बस नहीं, साइकिल नहीं रहती तो वो रिक्शा से पहुंचते हैं। तो दूसरों के, यानी कि दूसरे कोई राजनेता रहेंगे तो उसके जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे कौन लेके आते हैं कि गाड़ी जो है उस गाड़ी से वो जाते हैं। लेकिन ये जो लड़के हैं वो नादान है, वो बालक है, उसे थोड़ी पता है कि क्या है असल में। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। कलेजा यानी कि दिल, हृदय, चीरकर नहीं बता सकता हूँ कि इसमें तुम्हारे बाबूजी के, यानी कि तुम्हारे जो नाना जी है, दादाजी है, उसके क्या है, आदर्श है, मैं बता नहीं सकता हूँ। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। ये उसे वो बात समझ में नहीं आएगी, क्यों ऐसा क्यों करते हैं पिताजी। तो वो समझाते हैं कि बाबा ये एक सरकारी गाड़ी है तो हम उसका इस्तेमाल निजी उपयोग के लिए नहीं कर सकते हैं। और फिर अगर कभी देर हो गई तो वो क्या करते, अपने गाड़ी से उसे छोड़ते थे स्कूल तक। अपना सरकारी ओहदा, ओहदा का मतलब पद, छोड़कर आया हूँ।
और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। यानी कि ये अपना सरकारी ओहदा जो है ना, पद जो मैंने छोड़ दिया है, और जिक्र यानी कि मैं बताना चाहता हूँ, तनिक यानी थोड़ा सा, ये मेरी यादों को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ताज़ा कर रहा हूँ और नया महसूस कर रहा हूँ, उसका अनुभव कर रहा हूँ। ये तो बहुत वर्ष पहले बातें बीती हुई है, लेकिन मैं अभी उसे महसूस कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः सजोना संवरना, कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। यानी कि कितने अच्छे से उन्होंने कहा है, जो नींव है, हम लोगों ने गजल कविता पढ़ी है और गजल कविता में हमारे कवि क्या कहते हैं हमसे, हमें नींव बनना है, शिखर बनने से पहले नींव, क्योंकि नींव पक्की होती है, मजबूत होती है। जिनकी नींव पक्की और मजबूत होती है, इमारत उतनी ही ऊंची जा सकती है। तो उन्होंने क्या कहा कि उनके जीवन में आदर्शों की और संस्कारों की नींव जो वो पक्की है, क्योंकि उनके पिताजी ने उसे बांधा है, उस नींव को बांधा है। फाउंडेशन जो है वो संस्कारों का अच्छा हो गया है, इसलिए तूफान कितने भी आ जाए वो उसे झेल सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसके पिताजी ने उन्हें सही रास्ता दिया है। और इसलिए उन्होंने कहा है ना, तूफानी झंझावत, बहुत सारे संकट कभी भी आ सकते हैं, विपत्तियां आ सकती है, लेकिन उसमें उसका सामना करना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। तो जिनकी नींव अच्छे संस्कारों से, दृढ़ता से बनी हुई है, वही उसका सामना कर सकता है। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, हसीन यानी कि सुंदर, वे पल, पल का मतलब क्या है, क्षण, जो मैंने दिया था तुम लोगों को आया नहीं था, वो पल का मतलब क्षण, जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। हसीन यानी कि सुंदर दिन, अपने पिताजी के साथ जो बिताए हुए पल है, क्षण है, उस उन्होंने क्या कहा, ये बहुत सुंदर है। और बचपन के दिन हसीन होते हैं। बचपन जो है फिर से लौट के नहीं आता है। हम मस्ती मौज करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और इस तरह से वो दिन जो है वो हम मज़े में गुजारते हैं। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी, होड़ का मतलब स्पर्धा, कंपटीशन, जो हम भाइयों में लगी रहती थी। किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। अभी देखो कि घर में कुछ काम है, वैयक्तिक काम है, अगर बाबूजी का यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का कोई काम रहेगा अच्छा कि घर की सफाई करने, तो वो अपने बच्चों को बता देते थे। तो अगर उनका व्यक्तिगत पर्सनल कोई काम रहेगा तो लेखक को दिया, तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। दोनों में होड़ लगती थी, स्पर्धा, यानी कि कौन काम कितना अच्छा करता है, तुम करते हो या मैं करता हूँ। आजकल क्या होता है पता है, जब मम्मी एक बच्चे को कहती है कि बेटा ये काम करो, तो वो कहता है बड़े भैया से कह दो मुझे बहुत काम है, मैं नहीं करूँगा। और बड़े से क्या, तो वो कहता है वो छोटा वहाँ पे बैठा है ना, उसे बोल दो, वो कभी से वैसे ही खाली बैठा है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। यानी कि मम्मी पापा की बातों को अभी तुम क्या करते हो, टाल देते हो। लेकिन सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री जो है, उन दोनों में होड़ लगा रहती थी कि पिताजी किसे ज़्यादा काम दें और वो अच्छी तरह से निभा सके। ओके, देखो कितने आदर्श वो पुत्र है, तुम्हें भी आदर्श ही बनना है। ध्यान में रखो कि माता पिता जब हमें कोई काम कहते हैं तो उस काम को हमें अच्छी तरह से निभाना चाहिए। एक दिन बोले सुनील, मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब का मतलब क्या है, सब कपड़े यहाँ वहाँ हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। उसे कौन सा काम दिया है कि अलमारी, जो कबर्ड है, कबर्ड में जो कपड़े हैं, उस कपड़े को ठीक ठाक, जरा यहाँ वहाँ हो गए होंगे शायद, तो उसे क्या करना है, ठीक ठाक कर देना। ऐसा उनके बाबूजी ने उनसे कहा है। मैंने स्कूल से लौट कर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं। अभी उसने कहा कि हाँ, उसने देखा होगा ना कि लड़का जो है सुनील शास्त्री स्कूल जाके आया और उन्होंने क्या किया है, तुरंत उसे अलमारी को साफ सुथरा कर दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा अभी मैं स्कूल जाके आया हूँ, मैं थक गया हूँ, क्या बाबूजी ने मुझे ये काम दिया है, ऐसा किया है नहीं। उसने जोश के साथ वो अलमारी को साफ कर दिया। तो उनके पिताजी जो है लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने क्या किया है, प्रशंसा की है।
बहुत अच्छी तरह से तूने वो किया है, लेकिन वो मेरे कुर्ते कहाँ है, ऐसा उससे सवाल किया है। वे बोले वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। कोई कुर्ते मैंने देखे कि यहाँ से वहां से फट गए थे ना, तो अभी फट गए हैं तो उसका उपयोग नहीं है, उपयोग नहीं, इसके लिए वो कबड़ में रख के क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं अम्मा को दे दूँ, ताकि वो पोछा लगाने के लिए या उसका कोई उपयोग कर सके। ओके, किचन में उसका उपयोग होता है, जो फटे हुए कपड़े रहते हैं हम क्या करते हैं, किचन में उसका इस्तेमाल करते हैं पोछा मारने के लिए, या हमारे जो प्लेटफॉर्म जो होता है वो रसोई में साफ करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, इसलिए मैंने वो अम्मा को दे दिए। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है, मैंने जवाब दिया अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी। वे कहते जा रहे थे ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। क्या मानसिकता है, इतने बड़े प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं कि फटे हुए कुर्तों का हम उपयोग कब कर सकते हैं, ठंडी के मौसम में, कि ठंडी के मौसम में ज़्यादा ठंड होती है, ज़्यादा कपड़ों की आवश्यकता होती है। और खादी जो है, गांधी जी ने कहा है, जो सूत पर चरखा जो उस पर जो कपड़े बुनते हैं उसे खादी के कपड़े कहते हैं, तो वो उसमें गर्माहट ज़्यादा होती है, ठंडी से हमारी सुरक्षा ज़्यादा होती है। और इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि अगर यहाँ से फट गए, पीछे से फट गया है, तो उस पर मैं कोट पहनने वाला हूँ, तो अगर मैं कोट पहनूंगा तो पीछे से फटा हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा। और वो खादी का है, इसलिए अंदर क्या हो गई, गर्मी भी होगी। और इसके कारण उसने क्या बताया है कि गर्मी के कारण क्या हो जाएगा, ठंडी से बचाव हो जाएगा, और फटा हुआ कपड़ा किसी को दिखेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने उस पर कोट पहना है। तो अच्छी बात, उसमें फेंकना क्यों है, उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि बुनने वालों ने उसे क्या किया है, मेहनत से बुना है उसे। जरा सा फट गया तो हमें वहां पे फेंकना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, सोचो कि हमारे अगर जरा सी शर्ट या हमारे कोई कुर्ता फट गए, हम उसे, मम्मी ये फट गए मुझे नया कुर्ता चाहिए, तुरंत हम ऑर्डर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक हो सके हमें सीना चाहिए उसे, और उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तब तक हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बात उन्होंने अपने पिताजी से सीखी, उसके मन में ये आई नहीं थी। उसे ऐसा लगता है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री और ये ऐसा सोचते हैं, उनकी सोच कितनी अच्छी है। देखो, उन्होंने वो दूसरों के मेहनत का क्या करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो बुना है ना, जो मेहनत की है ना, वो खाली नहीं जानी चाहिए, वो बेकार नहीं जानी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं, क्योंकि एक एक सूत उसका काम आना चाहिए। कितने अच्छे विचार है। यह नहीं, मुझे याद आया मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरह ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके पहले वो कभी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि फटे शायद कपड़े पहनते होंगे और उस पर कोट पहनते थे, इसलिए दिखाई नहीं देते थे। लेकिन अभी वो ध्यान देना शुरू कर दिया, अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसा वो, और उसने ध्यान दिया है। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, किस किफ़ायत यानी कि किस तरह से वो रहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था इनके रुमाल बना दो। अभी फटा हुआ कुर्ता जो है वो हर जगह से नहीं फटता है ना, यहाँ से फटेगा या वहाँ से फटेगा, लेकिन उसका अंदर वाला हिस्सा जो ऐसा रहेगा जो स्क्वायर में रहेगा, तो अगर अच्छी तरह से उसको स्क्वायर में काट दिया तो क्या हो जाएगा, उसकी साइज रुमाल की जैसे बन जाएगी। यानी कि रुमाल को हम रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, यानी कि कोई वेस्ट नहीं जा सकता है, ऐसा उसे लगता है। बाबूजी का एक तरीका था, एक पद्धत जिसे हम बोलते स्टाइल, जो अपने आप आकर्षित करता था। अभी वो आकर्षित करते थे, जैसे फूलों में खुशबू होती है ना, तो खुशबू हमें आकर्षित करती है। अगर बालों में कोई मोगरा जो रहता है या चंपक रहता है, साफा या सेंट मारते हैं, तो हम अब उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसके सुगंध लेकर। समझे, हमें बुलाना नहीं पड़ता है कि अरे आ जाओ मैंने सेंट लगाया उसमें सूंघो, ऐसा किसी को कहना पड़ता है नहीं, वो अपने आप क्या हो जाता है, सुगंध हर जगह पर फैल जाता है। फूलों की सुगंध भी वैसी होती है, तो वहाँ पे वो उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था, अपने आप फैल रहा था।
वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद यह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उसने अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था। उन्होंने बता दिया कि कैसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। शायद वो बता देते तो ऐसा उसके समझ में नहीं आता, या पहले के उदाहरण में अगर वो बता देते कि देखो ये गाड़ी फिर से चलानी नहीं है, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने उसके पैसे चुका दिए हैं, तब उन्हें रियलाइज होगा था, अरे हमारे कारण हमारे मम्मी पापा को भुगतना पड़ा। ओके, टोटा हो गया, उसका नुकसान हो गया है, तब उसे पता चला। अभी यहाँ पर भी वो बता नहीं रहे हैं, वो प्रत्यक्ष में दिखा रहे हैं। जो अपने के सामने वाले को बांध लेता है, अपने में सामने के सामने वाला जो है ना, उसे आकर्षित करता है, बांध लेता है उसके विचारों में, वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता है। सब कुछ निछावर करना यानी कि जान तक देना, यानी कि कुछ उसूल होते हैं, मेरे नियम होते हैं, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसके लिए शायद मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। जान निछावर देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने उसूल बनाए, नियम बनाए हैं, मुझे ऐसा ही अपना जीवन बिताना है। सामने वाला क्या कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं, मेरा जीवन जो है वो शान शौकत से जीने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरह से सादगीपूर्ण, यानी कि जो मुझे लगता है वो मैं करने वाला हूँ। और इसके लिए वो क्या करते हैं, अच्छी तरह से जीवन बिता देते हैं। अभी शान शौकत का मतलब क्या है, जिससे उसे क्या लगता है कि मैं खादी का कपड़े पहनता हूँ और उसमें कोट पहनता हूँ, ये मेरी शान शौकत है। हर एक की डेफिनेशन अलग अलग है। अभी देखो उनके बारे में उसकी पत्नी क्या कहती है। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामगढ़ आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाए में गहने मिले। अभी देखो उनकी शादी एंगेजमेंट के लिए उन्हें कितना सोना मिला था, 5 ग्राम। लेकिन क्या हो गया था, जब उन्हें रामगढ़ आए तो अभी उनकी में ऐसी प्रथा थी कि मुंह दिखाना, यानी कि जो दुल्हन होती है ना, वो घूंघट की ओर में रहती है, घूंघट की ओर। और फिर क्या कहते हैं, उसे अगर मुख को दिखाना है तो उसे कुछ सोना देना पड़ता है, या कुछ ऐसी चीज़ें देनी पड़ती है कि जो बहू को काम में आए। तो उन्होंने क्या दिया है, सोना दिया, तो उसे कुछ सोना वहाँ से मिला था। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था, यानी कि कोई नुकसान हो गया था। किसी तरह से बाकी का रुपए देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी, जिम्मेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आ पड़ी। शायद तुम्हें पता होगा कि पहले के ज़माने में पूरी फैमिली जो है वो एक साथ जीवन बिताती थी, तो उसके चाचा जी चाची ये सब एक रहेंगे। तो उनके चाचा जी जो है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के चाचा जी, उन्हें कोई प्रॉब्लम थी और इसलिए क्या हो गया है, उसका नुकसान हो गया है, उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया, देखो आगे, किसी तरह से बाकी का रुपए देने की जिम्मेदारी किस पर आ गई है, लाल बहादुर शास्त्री पर। उनकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ किया। उसने क्या किया है कि वो पैसे जो है, वो उसे पैसे जो है या गहने जो उसे दे दिए हैं, जिम्मेदारी आ गई है और उसने उसे सब कुछ दे दिया है, रुपए जो है उसे दे दिए हैं। लेकिन पत्नी ने अपने पति से नहीं कहा कि और तुम्हारे चाचा जी हैं, हम क्यों दे, उसको घाटा हो गया है। हमारे यहाँ की अभी पत्नी क्या करती, यही कहती कि उनकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे, हम क्यों करें। लेकिन अम्मा जी का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी जो है वो भी आदर्श पत्नी है। एक दिन तुम्हारे बाबूजी दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहने देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। अभी देखो दुनिया की मुसीबत, यानी शायद ऐसा हुआ होगा उस समय जो प्रधानमंत्री थे और देश पर कोई आक्रमण किया होगा, देश पर आंच आई होगी, या देश में भूखे पीड़ित लोग ज़्यादा रहेंगे और इसके लिए पैसे की आवश्यकता है, सरकारी खजाना जो है वो खाली हो गया हो और पैसे की आवश्यकता है, अभी क्या करें, और दूसरों की मनुष्य की मजबूरियां हैं, और इसलिए वो अपने पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो गहने हैं ना वो मुझे दे दो। अभी पत्नी है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि अरे थोड़ी सी तनिक का मतलब जरा सी हिचकिचाहट हुई, कन्फ्यूजन उसे हो गया कि
मैं क्यों दे दूँ, वो सरकारी में यानी कि दुनिया का प्रॉब्लम है तो दुनिया सॉल्व करेगी ना, लोगों का प्रॉब्लम लोग सॉल्व करेंगे, मैं मेरे गहने क्यों दूँ। लेकिन फिर भी ये उसके मन में जो बुरे विचार थे, उस बुरे विचार को अच्छे विचारों ने मात कर दी, यानी कि बुरे विचार हार गए और अच्छे विचार जीत गए। कौन से अच्छे विचार? उन्होंने कहा प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता में मेरी खुशी है, यानी कि पति के खुशी में मेरी खुशी है। कितना अच्छा और सुंदर वाक्य है हर पत्नी के लिए कि जब अपने पति जो है वो अगर संकट में रहेंगे, विपत्तियों में रहेंगे, तो सब कुछ देना पति का कर्तव्य है। सब कुछ का मतलब क्या है? पैसे, गहने, क्योंकि हमारा असली गहना पति होता है। पति नहीं रहेंगे तो इस सारे चीज़ों को कोई महत्व नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा उसकी प्रसन्नता, देखो उसने बहुत ही विश्वास के साथ अपने पत्नी से कहा होगा ना, उसने जाना होगा अपनी पत्नी को कि हाँ वो दे सकती है। फिर उन्होंने कहा कि अपने पति की प्रसन्नता के लिए उसे दे दिया है। केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख ले थे। टीका यानी कि बिंदी, हाँ, नथुनी यानी कि नाक में जो पहनते हैं वो एक गहना, और बिछिया, शायद बिछिया का प्रॉपर मीनिंग तो पता नहीं है, लेकिन बिछिया का मतलब रहेगा गले का, जो हमारे सुहागन का ये जो निशानियाँ होती है। ओके, तो ऐसे ही जो है उसे रख लिया, बाकी उन्होंने सब कुछ दे दिया। वे सुहाग वाले थे ना, यानी कि सुहागन है तो उसके कुछ गहने होने चाहिए। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा को न रोक सके। उसे दर्द हुआ कि मैंने अपने पत्नी के गहने ले लिए हैं। कहने लगे तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी? शायद ऐसा हो सकता है कि तुम अपने मायके चली जाएगी और तुम्हारे माता पिता तुमसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतने सारे गहने थे, या ससुराल में जाएंगे वहाँ पे पूछेंगे यार तुम्हारे गहने किधर है, तो तुम क्या कहोगी? मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा वो अपने मन की पीड़ा को अपने पत्नी के साथ शेयर कर रहा है, बता रहा है। हम मुस्कुराए और कहा उनके लिए आप चिंता ना करें, यानी कि पति को कहती है डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने बहाना सोच लिया है, हमने बहाना बना लिया है। कहाँ जाना हो तो हम माँ को और पिताजी को पकाने के लिए बताते हैं ना, बहाना बताते हैं ना बाहर जाने के लिए, वैसे बहाना बता दिया है, सोच लिया उन्होंने। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। गांधी जी कहते थे कि हमें कैसे रहना चाहिए, सादा सरलता से जीवन बिताना चाहिए, ज़्यादा गहनों को नहीं पहनना चाहिए। देश पर आपत्ति हो रही है, देश में बहुत सारे लोग जो है वो पीड़ित है, अन्न धान्य की कमियां है, इसलिए तुम्हारे जो गहने हैं या तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसे इकट्ठा करो और दूसरों की सेवा करो, ऐसा वो कहते थे ना। तो उन्होंने कह दिया होगा कि हाँ वो बंद किया है ना गांधी जी ने, इसके लिए मैंने उसके आदेशों का पालन किया है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, इस पर कोई शंका नहीं करेगा, शंका यानी कि डाउट नहीं लेगा ना, शक नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा हो वैसा है। उसे पता चला कि तुम अच्छी हो, तुम्हारी शायद शादी दूसरे किसी और से ऊंचे घराने से हो गई होगी, घराने में, या जो बहुत ही अमीर है, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। यहाँ पे तुम्हें तकलीफ होती है, एक तो मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है और तुम्हारे पास जो है वो भी मैंने उसे ले लिया है, छीन लिया है। लेकिन अभी तो शादी हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जैसा है वैसा आपको रहना है। तुम्हें आराम दूंगा ना, देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा दिए हैं। यानी कि वो महसूस कर रहे हैं कि जो मैंने किया वो गलत किया है, एक तो मैंने कुछ देने के बजाय उससे ले लिया है, तो उसे ये बात उसके मन में चुभती है। तो हम बोली, यानी कि उसने खुद के लिए हम का प्रयोग किया है, वो स्वयं बोली पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। अभी उसका असल गहना कौन है? उसका असल गहना लाल बहादुर शास्त्री उनके पति है। तो हर पत्नी के लिए उनका असली गहना कौन सा है? पति है। तो पति के समस्याओं में साथ देना, संकटों में साथ देना, उनके साथ हौसला बना के रहना हर पत्नी का धर्म है। तो उसने वही बताया कि तुम मेरे साथ हो और मुझे कोई नहीं चाहिए, हमें बस वही चाहिए, गहना है। आप उन गहनों की चिंता ना करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे, सदा ऐसे दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है।
उन्होंने बहुत ही सुंदरता से बताया है कि देखो, जीवन में सुख दुख तो हमेशा आते जाते रहते हैं। दिन के बाद सुख, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती ही रहती है। सूरज को डूबना ही पड़ता है दूसरे दिन उगने के लिए। तो हमारे जीवन में ये ऊपर नीचे होता जाएगा, सुख दुख तो आते ही जाएंगे, क्योंकि सुख दुख मधुर मिलन है ना जीवन का, और इसलिए तो आते जाएंगे। दिन हर एक दिन जो है वो समान नहीं रहते हैं। कभी तो ऐसा होगा कि हमारे पास पैसे आएंगे, हम गहने बनवा देंगे, लेकिन हर परिस्थिति में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो बहुत ही सुंदरता से उन्होंने अम्मा के भी गुणों को यहाँ पे बताया है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के साथ साथ उसके अम्मा में भी बहुत अच्छे गुण है, क्योंकि उन्होंने अपने पति के समस्याओं में उनका साथ दिया है, संकटों में उनके पति के प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने जेवर जो है गहने दे दिए हैं। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यानी कि ये पति पत्नी दोनों जो है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी और उनकी पत्नी जो है वो बहुत ही आदर्श पति पत्नी है। वैसे ही वो आदर्श पिता भी है, हमारे आदर्श नेता भी रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि वो नाटे थे, लेकिन बहुत ही उनकी कीर्ति जो वो महान थी। उन्होंने बहुत अच्छे उनमें गुण थे, इतने सादे सरलता से वो जीवन में दूसरों के काम आते थे। मैं एक जाते जाते एक कहानी मुझे उसकी याद आ रही है तुम्हें, कि देखो जब वो रेल मंत्री थे ना, तब वो दिल्ली से आई थिंक कहाँ जा रहे थे, तो वहाँ पे रेल मंत्री होने के कारण वहाँ पे जिस डिब्बे में वो थे ना, वहाँ पे एसी लगाया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ पे बहुत ठंडक है, गर्मी के दिन है फिर भी इतनी ठंडक। तो उन्होंने कहा वहाँ पे एसी नहीं, सॉरी कूलर लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, आप यात्रा कर रहे हैं ना, इसके लिए वहाँ पे कूलर लगाया है। तो उन्होंने कहा कि रेल के अन्य डिब्बे में भी कूलर है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप रेल मंत्री हैं ना, इसके लिए सिर्फ आपके लिए ही वो कूलर है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, मैं रेल मंत्री हूँ लेकिन मैं आम आदमी हूँ, और मेरे सब भारतवासी जो है वो गर्मी में ऐसे यात्रा कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे बैठकर ऐसी ठंडक के साथ यात्रा करूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उन्होंने नेक्स्ट स्टेशन पे क्या किया है, उस कूलर को निकलवा दिया। जैसे मेरी जनता वैसा मैं। कितनी सादगी, कितने ऊंचे विचार। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई ओहदा मिला, हम अफसर बन गए, हम बड़े कुछ ओहदे पर पहुंच गए, तो हम अपने आप में शान से रहते हैं, दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन शास्त्री जी ने कभी जीवन में ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री हो, पुलिस मंत्री हो या रेल मंत्री हो, लेकिन उन्होंने हमेशा एक आम आदमी की तरह अपना जीवन बिताया है, और दूसरों के लिए वो आदर्श बन गए थे। ओके, हमारे लिए भी वो बहुत ही आदर्श है। हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसकी एक्टिविटी जो है, मैं एक्टिविटी तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, तुम्हें अच्छी तरह से उसे लिखना है। पाठ के पीछे जो एक्टिविटी है वो भी तुमने अपने नोटबुक में लिखी तो भी चलेगा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ओके, पढ़ाई करते रहो, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।